हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी क्लास 9 साइंस के स्पेशली जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें से आपका जो सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपके मोशन के चैप्टर के पहले वीडियो में एमसीक्यूज करे थे, हम आगे पहले हर चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद आगे जो आपके शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में वो भी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने एक बार चैप्टर पढ़ा है एंड थोड़ा सा रिविजन किया है सो दैट आपको वीडियो से हेल्प मिले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, एक्सिलरेशन नॉन जीरो है, कुछ तो एक्सिलरेशन है, अब वो कितना है वो हमें नहीं पता रखी वैल्यू, बट एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक है, क्या पूछा है, एक तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, आप एक्सिलरेटेड मोशन वाला ऑप्शन चूज करके टिक कर दोगे। नॉट इसलिए उन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है, आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसीलिए मेरी एडवाइस हमेशा क्या रहती है कि आप एमसीक्यू में चारों ऑप्शन पढ़ो। अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट ट्रू मिलेगी तो आंसर टिक मार्क करने से पहले आपके दिमाग में कुछ तो आएगा कि सारी करेक्ट क्यों है, फिर आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि गलत स्टेटमेंट चूज करनी थी। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट जा रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में, मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। क्या पूछा है कि गलत स्टेटमेंट बतानी है। देखो स्पीड कीप्स चेंजिंग, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो स्पीड चेंज हो ही रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, तो स्पीड चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, तभी एक्सेलरेटेड मोशन है। ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम अर्थ, अब देखो ये ऑप्शन मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, अगर हमेशा अवे फ्रॉम द अर्थ जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन होना चाहिए, बट यहाँ पर हमें सिर्फ ये बोला है कि मोशन एक्सेलरेटेड है, ये नहीं बोला है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा की उसकी एक्सेलरेशन है। अगर आपको वैल्यू क्वांटिफाई करके दे रखी होती तो शायद हम इस ऑप्शन के बारे में कुछ बता पाते, बट हमेशा, एंड दूसरी चीज, हमेशा अर्थ से गो अवे फ्रॉम अर्थ हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना सफिशिएंट नहीं होता, कुछ और चीजें भी होती हैं। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है जो आप जब क्लास 11th में आओगे तब पढ़ोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, एस्केप वेलोसिटी, कि कुछ इनफ फोर्स ही होता, कुछ इनफ वेलोसिटी चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन भी फिर भी देख लेते हैं, अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। अब ये बात सही है, क्यों, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप क्या बता सकते हो, सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मतलब ड्यू टू इनर्शिया, अगर एक ऑब्जेक्ट जहां पड़ा है, अगर रेस्ट पे बैठा है तो रेस्ट पे बैठा रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि जीरो एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उससे चलता रहेगा, और अगर सीधा जा रहा है तो सीधा ही चलता रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। बट अगर आपको उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, वेलोसिटी चेंज करने मतलब एक्सेलरेट करना है उसको, तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्योंकि बोला है कि एक्सेलरेटेड मोशन है यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही होगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर, क्योंकि मुझसे गलत स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला है, नॉट करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। अब याद रखना है एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। थोड़ा सा ऐसे सोचना है, ऐसे याद रखना है इसको कि अगर एक्शन रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते तो एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, एक्शन जितना आपने करा है रिएक्शन भी उतने ही मैग्नीट्यूड का होगा, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी। करेक्ट, तो दोनों अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए थी, बट नेट फोर्स तो जीरो नहीं होती। तो इसीलिए ऐसे इस रीजनिंग से भी याद रख सकते हो कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। एक्शन रिएक्शन में जो भी दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं उनको अगर आप एक सिस्टम लेके चलो एज अ होल कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे मिलाकर नेट फोर्स कितनी होगी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, बट इंडिविजुअली दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स जीरो नहीं होती है। तो एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन बी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस एनेबल्स द गोलकीपर टू। अब देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसका करेक्ट आंसर क्या बताती है, बी, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी भी होना चाहिए, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, बट आप लोगों को इसलिए नहीं लगेगा डी ऑप्शन करेक्ट क्योंकि 9th क्लास में आपको ये चीज पढ़ाते नहीं है। देखो जब आप 11th में आओगे, आप 11th में मोशन वाले चैप्टर्स, मतलब 2 चैप्टर्स हैं 11th में मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड ही, ठीक है, वहां पर आप पढ़ोगे कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली F इज इक्वल्स टू ma वाली इक्वेशन नहीं होती। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका लॉ जो है वो अभी भी 9th क्लास की बुक में भी सेम ही स्टेटमेंट लिखी हुई, क्योंकि लॉ नहीं बदल सकते, बट आपको वो फॉर्मूला कभी भी बताते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो याद क्या रखना है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है। जैसे एक्सेलरेशन बोलते थे आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख देते थे, डेल्टा v बाय डेल्टा टी। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो उसका रेट पता लग जाएगा। तो वेलोसिटी का रेट निकालना था, कितने रेट पे चेंज हो रहे थे, तो टाइम से डिवाइड कर रहे थे तो एक्सेलरेशन मिल रहा था। मैंने बोला सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोर्स हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा p बाय डेल्टा टी के। अब अगर आप डेल्टा p में m इंटू वी रखोगे, अब ये क्या हो गया m इंटू वी बाई टी, मतलब m डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्योंकि a है तो यहां से ये फॉर्मूला आता है कि F इज इक्वल टू एम ए। आइडियली F इज इक्वल टू एम ए इज नॉट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो पीछे हाथ ले जाने से फायदा क्या हुआ, अगर आप अगर कोई भी वो है, मान लो गोलकीपर है या फिर क्रिकेटर है कोई, ठीक है, उसको बॉल कैच करनी है, अगर वो एकदम से कैच करके हाथ को वहीं पे रोक लेगा तो उसके हाथ पे चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कम टाइम में मोमेंटम रिड्यूस कर दिया। ठीक है, देखो आपकी ऑब्जेक्ट मान लो बॉल किसी 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, फॉर एग्जांपल 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही है बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी तो बॉल की 90 ही रहेगी, और आपको फाइनली बॉल आप कैच कर रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही रहेगी। मतलब हम बोल रहे हैं कि डेल्टा पी की वैल्यू तो एक तरीके से ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है कि मोमेंटम में जितना चेंज होना है, बट सारी की सारी बात डिपेंड किस पे कर रही है कि मोमेंटम का चेंज कितने टाइम में हो रहा है। अगर मोमेंटम का चेंज कम टाइम में होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। आप देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम, करेक्ट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, इफ डेल्टा पी इज कांस्टेंट। अब अगर आपने न्यूमरेटर, या आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो, न्यूमरेटर जितना छोटा होगा ये वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आपने ज्यादा टाइम लगाया होता मोमेंटम चेंज करने के लिए तो फोर्स कम लगती, तो चोट कम लगेगी। अगर आपने हाथों को रोक दिया होता तो एकदम से इतना लार्ज चेंज इन मोमेंटम अपने बहुत छोटे टाइम इंटरवल में कराया तो हाथ में चोट ज्यादा लगती। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपने जब हाथ पीछे लेकर गया, बॉल आपने पकड़ी और बॉल के साथ आप हाथ पीछे लेकर गए, तो बॉल का जो मोमेंटम है उसको चेंज होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिला, टी की वैल्यू ज्यादा हुई तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंटम है वो ज्यादा टाइम में चेंज हो रहा है तो फोर्स उसके ऊपर कम एग्जर्ट होगी। किसके ऊपर? क्रिकेटर या गोलकीपर के हैंड्स पे। तो इसीलिए ऑप्शन बी 9th के क्लास के लेवल के हिसाब से ये बोल रहे हैं, वो ऑप्शन भी सही है कि रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। बट ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर फोर्स रिड्यूस हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स है, तो डिक्रीज फोर्स भी तो डिक्रीज कर रहे हैं। दोनों एक तरीके से सेम ही ऑप्शन है, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए। बट अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 9th क्लास में तो क्या टिक करना है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप लोगों को 9th में उतना बताते नहीं है डिटेल में। ठीक है, एंड सेकेंडली एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर भी ऑफिशियली करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन बी को ही लिखती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है द चेंज इन स्टेट ऑफ इट्स मोशन। वो कहता है, मतलब हर ऑब्जेक्ट, ऐसा याद रखना है, हर ऑब्जेक्ट नेचर में आलसी है, लेजी है। वो ऑब्जेक्ट जैसे बैठा है, जितनी स्पीड से जा रहा है, जो भी कर रहा है वो वही करते रहना चाहता है, उस ऑब्जेक्ट को चेंज पसंद नहीं है। तो वो हर ऑब्जेक्ट नेचर में, संसार में, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या बोलता है? टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मींस द मोशन ऑफ ट्रेन इज। आपसे पूछा है ट्रेन का मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म, रिटार्डेड या फिर सर्कुलर ट्रैक्स पे। मान लो अगर ट्रेन, पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में फर्क है। एक्सेलरेटेड मतलब आपकी ट्रेन सिंपली आगे जा रही है किसी पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन 0। रिटार्डेड मतलब आपकी जो ट्रेन है, आपने उसमें ब्रेक लगाए और वो पीछे जा रही है, या फिर रिटार्डेड मतलब आपका एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में है, अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक्स ऐसे घूम रही है ट्रेन। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं होगा क्या। जब अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो, मान लो ये आपने
कॉइन टॉस करा, इसको टॉस करा। अगर आप पहली बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे होते, एक्सेलरेशन 0 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इनर्शिया फॉलो हो रहा है। इनर्शिया में हम बोल रहे हैं कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो कांस्टेंट से ही चलते रहेंगे, कोई चीज की जरूरत तो हमको है नहीं। तो हमने कॉइन टॉस करा तो कॉइन आकर हमारे ही हाथ में गिरना चाहिए था, मतलब उस पर्सन के, उस पैसेंजर के हाथ में गिरना चाहिए था, बट कॉइन उसके हाथ में नहीं गिरा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म होता तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया कॉइन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता, कॉइन भी उसी सेम वेलोसिटी से चलता तो वहीं की वहीं गिर जाता, करेक्ट। बट वो नहीं हुआ। अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसने क्या बोला है, कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। अगर मान लो ट्रेन आगे जा रही है, या मतलब बस ट्रेन जो भी है, अगर वो आगे जा रही है, अगर ट्रेन आगे जा रही है तो इनर्शिया क्या करेगा, उल्टा काम, उल्टा उसमें लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। तो अगर हम आगे जा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि हम, क्योंकि ट्रेन के साथ बैठे थे, हम आगे जा रहे हैं, कॉइन भी आगे जा रहा है, बट आपने क्या करा, कॉइन को टॉस करा, तो कॉइन को पीछे जाना चाहिए था और कॉइन एक्चुअल में पीछे ही गया है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मतलब मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। बट तीसरा ऑप्शन जो है रिटार्डेशन वाला, वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। अगर ट्रेन रिटार्डेशन में थी, मतलब अगर ट्रेन पीछे की तरफ उस पर फोर्स लग रही थी, तो कॉइन भी पीछे की तरफ जा रहा था, बट मैंने कॉइन को टॉस करा, कॉइन हवा में रहा, हवा में है तो उसके ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लगी, वो पीछे की तरफ ही जाना चाहता था, मतलब रिटार्ड ही होना चाहता था, बट उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो आगे गिरना चाहिए था अगर रिटार्डेशन हो रहा है, बट कॉइन के आगे गिर रहा है नहीं। तो आई थिंक सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती तो कॉइन को उसी सेम पोजीशन में उसी पैसेंजर के हाथ में गिरना चाहिए था, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ट्रेन आगे की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक्सेलरेट हो रही है, तो कॉइन को पीछे गिरना चाहिए था। और अगर ट्रेन में एक रिटार्डेशन हो रही है, मतलब नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो कॉइन को आगे गिरना चाहिए था। बेसिकली हम कह रहे हैं कि इनर्शिया क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो हमेशा उल्टा काम करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, मास गिवन है आपको, क्या बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। आपको क्या बोला, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी यही है और फाइनल वेलोसिटी भी यही है। अगर सेम वेलोसिटी से चलते रहना है कांस्टेंट से, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कुछ चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, नहीं, तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। आपसे पूछा है कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, F = ma फॉर्मूला है, A 0 है तो फोर्स भी 0 लगानी पड़ेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो खुद ही चलता रहेगा, तो ऑप्शन बी विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर में और कोई पहली बात तो प्रिंसिपल पढ़ा नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है। तो पहली बात तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में वर्क करता है। कैसे काम करता है, मान लो ये आपका रॉकेट है, ठीक है, आपका जो रॉकेट है कैसे काम करता है, इससे जब रॉकेट लॉन्च होता है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होकर गैसेस निकलती हैं, आपने देखा होगा नीचे यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे काम कर रहा है, जो गैसेस नीचे की तरफ आई, गैसेस नीचे आ रही है, गैसेस यहाँ से रॉकेट से निकल रही हैं, तो गैस जो नीचे की तरफ आई उसने, ये एक्शन हो गया, गैसेस नीचे की तरफ आई, इन टर्न इन्होंने क्या करा, इन्होंने रॉकेट को ऊपर की डायरेक्शन में मोमेंटम इम्पार्ट करा। तो इस वजह से रॉकेट ऊपर जाता है, गैसेस जब नीचे की तरफ निकलती हैं रॉकेट से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट, 2/3 हाइट तक भरा है, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब या कांस्टेंट स्पीड, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। क्या बोला, ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। एक ऑब्जेक्ट शांति से चल रहा था, मान लो एक ट्रक आराम से चल रहा था, एक टैंकर, कोई दिक्कत नहीं थी, उसको 0 एक्सेलरेशन से जा रहा था, बट क्या करा, सडनली कोई मान लो बच्चा आगे आ गया या कोई गाड़ी आगे आ गई, ट्रक ड्राइवर ने उस बच्चे को देखा और उसने सडन ब्रेक्स लगाए। ब्रेक्स लगाने का मतलब क्या है, उल्टी डायरेक्शन में, मतलब रिटार्डेशन हुई, मतलब उल्टी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाएगा। रोकोगे किसी चीज को आप कैसे, उसको उसकी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा के, जिसमें वो आ रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में लगाओगे फोर्स, तभी कोई चीज रुकेगी। तो ट्रक को हमें रोकना है तो ब्रेक्स लगाए, ब्रेक्स क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब हमसे पूछा है ब्रेक लगाने के बाद पानी के साथ क्या होगा। देखो ट्रक आगे जा रहा था,
तो ट्रक के अंदर जो पानी था, पानी भी आगे जा रहा था, तो इनर्शिया के अकॉर्डिंग पानी को आगे जाते रहना था, बट हमने सडनली ब्रेक लगाए तो ट्रक रुक गया, बट इनर्शिया की वजह से पानी क्या करेगा, पानी अभी भी आगे जाएगा, धक्का लगता है। जैसे इनर्शिया में आपने रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करे होंगे कि अगर मान लो आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो, गाड़ी में सडनली ब्रेक लगता है तो हम पीछे की तरफ हमें झटका लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे जा रही थी, हम भी आगे जा रहे थे, सडनली जब ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे जाती, हम भी आगे जा रहे थे, बट फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगी, हमारी बॉडी स्टिल आगे जा रही थी, तो इसलिए हमें धक्का लगता है। ये वाला केस कब होता है? पीछे कब गिरते हैं? जब आप मान लो एक गाड़ी है वो खड़ी हुई है, आप उसके अंदर आके बैठे एक टैक्सी में, टैक्सी जैसे ही स्टार्ट होकर सडनली चलना स्टार्ट करती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि हम रेस्ट में बैठे थे बट गाड़ी आगे गई, हमारी बॉडी यहीं पर रहना चाहती थी ड्यू टू इनर्शिया, तो इसीलिए हमें पीछे की तरफ जर्क फील होता है। जैसे जब भी लेफ्ट टर्न होता है तो हम राइट तरफ गिरते हैं, जब भी राइट टर्न लेना होता है तो हम लेफ्ट तरफ हमें जर्क फील होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पानी आगे जा रहा था, पानी आगे की डायरेक्शन में ही मूव करते रहना चाहेगा। अब पानी रह गया आगे इनर्शिया की वजह से और ब्रेक लग गए तो ट्रक वहीं पे स्टॉप हो गया, तो क्या होगा, पानी आगे की तरफ जाएगा, धक्का खाएगा और वापस सेटल इन हो जाएगा अपनी सेम हाइट पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाद। तो आंसर क्या होगा, मूव्स फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस की। बहुत सिंपल एमसीक्यूज थे, 80 एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आर liking the content and finding it helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.